हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बीबीएस न्यूज़ पावर में आप सबका स्वागत है। आज हम आजमगढ़ के उस किरदार पर चर्चा करेंगे जिनका पहला और एक नई लोकसभा के अंदर एक निहायत तेजस्वी भाषण हुआ। आजमगढ़ के उस जनता ने जिस उम्मीद के साथ 1,61,000 वोटों से जिताया, क्या वो सांसद ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी झलक के साथ, क्या वो सांसद वास्तव में आजमगढ़ की उस जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे। आइए, उस सांसद ने क्या कहा। उस सांसद ने कहा कि 85% के लोगों के साथ क्या न्याय हो रहा है, क्या दलित मजदूर किसान जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसके साथ न्याय की क्या व्यवस्थाएं पिछले 10 सालों में इस गवर्नमेंट ने किया। ये उनका प्रश्न है। ये उनका प्रश्न था कि आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ 1,000 आत्महत्या कर चुके शिक्षक मित्रों के साथ तमाम कितने छात्रों ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया बेरोजगारी से आतंकित होकर, कितने बच्चों को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी कि या तो उनकी शादी टल गई और वो अनमैरिड हो गए और वो हतोत्साहित हो गए, डिप्रेशन में चले गए और आत्महत्या कर लिया। क्या ऐसे डाटा भी गवर्नमेंट देने की गुस्ताखी करेगी? ये सारे को एक शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर उन्होंने अपनी सारी बातें रखने की कोशिश किया। कुछ बातें रह भी गई या जो हम आपसे कह रहे हैं शायद वो अगली वाली बात में उसको जोड़ने का प्रयास, इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें जो रह गई है उसे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से। बात ये है कि जब उन्होंने ये प्रश्न उठाया तो शायद उन्हें ये भी कहना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी अपराध है, सरकारी अयोग्यता है, सरकारी अक्षमता है, तो सरकार को इसका प्रायश्चित उसके गिफ्ट रिटर्न के रूप में करना चाहिए। और जितने भी बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या किए हैं, उसकी प्रताड़ना से आत्महत्या किए हैं, या जितना शिक्षक मित्रों ने आत्महत्याएं की है, उन्हें बेरोजगार शहीद कहा जाना चाहिए। और बेरोजगार शहीदों के लिए एक बेरोजगार शहीदी पैकेज होना चाहिए सरकारी, और उनको उनके आश्रित परिवारों को सपोर्ट किया जाना चाहिए। यह उनका एक संवैधानिक अधिकार और दायित्व तो है सरकार का। ये मैं उम्मीद करता हूँ आजमगढ़ के माननीय सांसद किसी और से अपेक्षा की न जा सके, लेकिन आदरणीय धर्मेंद्र यादव से अपेक्षा अपेक्षित है और उम्मीद है कि आजमगढ़ की जनता के इन भावनाओं का कद्र करते हुए इस बातों को भी अपनी बातों के साथ जोड़ने का प्रयास अवश्य करेंगे। निश्चित रूप से कहीं सरकार बन गई तो निश्चित रूप से उसे क्रियान्वित करने का भी प्रयास सुनिश्चित करने की कोशिश अवश्य करेंगे। इन्हीं के साथ उन्होंने सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बुनकरों से लेके दलितों से लेके उन्होंने सरकार को चैलेंज भी किया। एवं जो वित्त मंत्री है उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, क्या उत्तर प्रदेश का नाम लेना भी आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाया? क्या अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी जीतने का इतना आतंक छाया हुआ आप लोगों के मन में कि वही अब अयोध्या जो इतनी पवित्र थी, जिसकी बदौलत आप सत्ता हासिल करना चाहते थे, 2 बार हासिल भी किया, उसके बावजूद उसका ऋण भी चुकाने का जब आया समय, तो सिर्फ एक छोटे से झटके पर जब अयोध्या ने यह दिखाया कि न्याय क्या है, न्याय के पक्षधर कौन है, अन्याय को कभी न्याय नहीं कहा जा सकता। यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए सत्ताधीशों को। और यह समझाने के लिए जब अयोध्या ने अपना फैसला सुनाया, चित्रकूट ने अपना फैसला सुनाया, प्रयागराज ने अपना फैसला सुनाया, तो सरकार उससे बदले की भावना से अपने पैकेज काट रही है। उस सरकार की गलतियों को, जैसे नीट के फैसले में तमाम लड़के आत्महत्या करने को बाध्य हैं, उनकी परिस्थितियां ऐसी हो गई है, बेरोजगारी उनको इस तरह से आतंकित कर रही है। तमाम लोगों को पहले लोन लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, आज वो EMI नहीं भर पा रहे, वो आत्महत्या करने के लिए बाध्य। सरकार ऐसे लोग जो EMI की वजह से आत्महत्या करने जा रहे हैं, उन्हें बेरोजगारी फेल्योर और के साथ साथ जो ये अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द बिजनेस है, इसके लिए भी कोई पैकेज जरूर देना चाहिए। और ये सारे लोन माफ़ किए जाने जो 5 लाख से नीचे वाले हैं। अदानी के लोन अनावश्यक माफ़ किए जा सकते हैं, अंबानी के माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन
एससीसी के नाम पर व्यापार, छोटे छोटे व्यापार करने के नाम पर, टर्म लोन के नाम पर जो थोड़ा लोन लेकर पिछले कोविड से लेके आज तक परेशान हैं, फिर भी न जाने कैसे मजदूरी करके, कैसे कैसे रोजगार करके किसी तरह अपनी EMI भर रहे हैं। और उसके बाद आए दिन बैंकों का टार्चर प्लान बना रहता है ब्याज जमा करने के नाम पर। इन्होंने तो अपना गोल्डन लोन लेकर के परिवार चलाने का, और वो गोल्डन वापस लेने की हैसियत नहीं है उनको। ये सब सरकारों को बतौर गिफ्ट वापस करना चाहिए यदि इनके अंदर इतनी भी नैतिकता जिंदा भी है, थोड़ी सी भी नैतिकता जिंदा है। और ये बात कोई और नहीं कर सकता, ये आजमगढ़ के सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव और दरोगा प्रसाद सरोज से भी अपेक्षित है कि वो भी अपनी बातें रखें और अपने समाज के हितों की बातें वहाँ उठाएं, जिससे कम से कम न्याय की आवाज़ तो गूंजे, तो दुनिया सुने तो कि पिछड़े और दलितों के नेता अपने न्याय की लड़ाई कैसे लड़ते हैं। वास्तव में क्या उनकी लड़ाई ये दलितों और पिछड़ों के समाज से आने वाले लोग के अंदर किसी न किसी कोई दलित रविन्द्रनाथ टैगोर है? जब रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे तमाम विद्वानों को, दलित विद्वानों को इतना उपेक्षित किया गया, इतना कलंकित करने का प्रयास किया गया, तो हमारे सांसदों विधायकों को ये बात समझ लेनी चाहिए, आपके न्याय की जंग इतनी आसान और सरल नहीं होने वाली। इसलिए तमाम न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया, पत्रकार अपनी आत्मधर्मिता का पक्ष ले, आत्मधर्म के आधार पर, अपनी नैतिकता के आधार पर उनकी जवाबदेही शरीर से नहीं है, उनकी आत्मिक चेतना में भी है। तुम जो ये सरकारें दंड नहीं दे पाएंगे, वो प्रकृति के दंड से तुम नहीं बच सकते। तुम एक आत्मिक चेतना के अध्यात्म में यदि विश्वास करते हो तो निश्चित रूप से उसकी प्रताड़ना उसको प्रकृति के हाथ में है। कुत्ते बिल्ली जानवर बनने के लिए तैयार हो तो फिर तुम चाहे जो करो, वरना सरकार बदली तो इसी धरती पर तुम्हें उस प्रताड़ना को झेलना पड़ेगा, तुम्हारे बनाए हुए अपने ही कानूनों से। जो आज सरकारी असंवैधानिक गुंडागर्दी का माहौल चारों तरफ एक दहशत पैदा किया जा रहा है, क्या वो संविधान की अवमानना नहीं? मुझे उम्मीद है अगले स्टेटमेंट में हमारे आदरणीय सांसद इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और प्रश्न उठाएंगे जो अनावश्यक रूप से टारगेटेड माइंडसेट के साथ कि पक्ष है या विपक्ष है, इस फैसले के साथ किसी नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, उस पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं और किसी मीडिया वाले पर झूठे मुकदमे लाद करके, इसलिए कि वो सत्य बोल रहा है। सत्य बोलना अपराध नहीं हो सकता, ये वर्दीधारियों को भी समझना चाहिए, पूरे प्रशासनिक तंत्र को भी समझना चाहिए। न्याय सिर्फ न्याय होता है, न्याय सत्ताधीशों के अधीन नहीं हो सकता। यह बात समझनी होगी क्योंकि जनता इस बात को समझ चुकी है। जनता की आवाज़, जनता की समझ क्रांति का आगाज़ कर दे, उससे पहले प्रशासन और प्रशासनिक लोग समझ जाए और जनता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए न्याय मित्र बनने का संकल्प लें। दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होती है, लेकिन कितनी निर्लज्जतम बात है कि हम स्वास्थ्य मित्र की बात कर लेते हैं, हम शिक्षा मित्र की बात कर सकते हैं, हम पुलिस मित्र की बात कर सकते हैं, लेकिन हम न्याय मित्र की बात क्यों नहीं कर सकते? मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकारों और तमाम सांसद और विधायकों से, आप इस बात को अपना मुद्दा क्यों नहीं बनाते? कम से कम जिस बात को बोला, सुना और समझा जाता है, उसका कुछ तो असर हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम पर पड़ता है, जिससे हमारे अंदर एक न्यायिक जागरण की उत्पत्ति तो होगी। वह चेतना ही, क्योंकि भ्रष्टाचार इज नथिंग, दैट इज द करप्शन ऑफ द माइंड, कल्चरल प्रोसेस। जो हमारे एक संस्कार है मस्तिष्क का, जो हमने गंदे आदतें अपने अंदर डाल लिया, उसको सही करने का तरीका डंडा नहीं हो सकता। हमें उस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज करना है। हर चीज़ डंडे से, कानून से नहीं सुधारा जा सकता। हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को करप्टलेस बना दें। देखिए रातों रात भारत एक स्वर्णिम भारत के रूप में परिवर्तित हो जाता है कि नहीं। मुझे उम्मीद है आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जैसे लोग न्याय मित्र होने की पहल
कराने पर अपनी प्रतिबद्धता जरूर दिखाएंगे कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके नाम के आगे न्याय मित्र लिखा जाए। यह एक संस्कार होना चाहिए। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर यदि वास्तव में कोई सबसे बड़ा संशोधन की ज़रूरत है तो जितने भी चाहे वो चपरासी ही क्यों ना हो, किसी भी विभाग का हो, जो वो सरकारी एम्प्लॉई है या प्राइवेट एम्प्लॉई भी है, तो उनके अंदर एक विचार जाना चाहिए, एक अवधारणा जानी चाहिए कि वो सबसे पहले न्याय मित्र हैं। न्याय के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है न्याय मित्र। लेकिन यह शब्द क्यों सारे प्रशासकों को सबसे ज़्यादा भयभीत करती है? मेरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय सांसद इस प्रश्न को भी लोकसभा में उठाएंगे। और दूसरा ये कि आदरणीय सांसद को एक एप्लीकेशन हमने दी थी और उसकी कॉपी दोबारा हम रिमाइंड करेंगे आदरणीय अशोक जी के माध्यम से, आदरणीय सर्वेश जी के माध्यम से, जो उनके असिस्टेंट हैं। रिमाइंड करा भी चुके हैं सर्वेश जी को। उम्मीद है कि पीजीआई के अंदर जो आम आदमी के अधिकारों को कुछ खास लोगों में बांटा जा रहा है। जो मेडिसिन्स आम आदमी को मिलनी चाहिए, जिस लोवेस्ट कॉस्ट पर या हाईएस्ट क्वालिटी के साथ मिलनी चाहिए, वो लोवेस्ट क्वालिटी हाईएस्ट प्राइस के साथ खरीदी, बेची और डिलीवर की जा रही है। जो चीज़ें आ नहीं रही हैं उसका पेमेंट हो रहा है। वो पैसा क्या हमारी EMI जमा करने के लिए नहीं यूज हो सकता? वो लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं EMI के चलते, ये और यहाँ पर कि दवाएं आ नहीं, दवाओं का भुगतान हो रहा है करोड़ों रुपए का, और उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई। दैनिक जागरण ने उसको निकाला था, दैनिक भास्कर ने निकालना चाहा, उसको रोक दिया गया। कौन रोका? ये दैनिक भास्कर के लोग बताएंगे। चलिए इस बात को यहीं फिनिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आदरणीय सांसद आजमगढ़ की जितनी भी जो अपने विधायकगण हैं उनकी एक मीटिंग करेंगे, उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग मीडिया के सामने करेंगे, और वो सारे लोकल समस्याओं पर जैसे ही लोकसभा से वापस आएंगे, हमारी विनम्र प्रार्थना होगी हमारे सांसद अपने सारे विधायकों के साथ एक जो है पब्लिक मीटिंग करें, और जिसमें मीडिया भी हो और सबको आम आदमी भी हों जो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने समस्याओं को रखना चाहते हैं, तो वो अपने विधायक वाइज यानी जितने 10 विधानसभाएँ हैं 10 मीटिंग हो जाए और 10 विधानसभाओं से जुड़ी। वरना समाजवादी पार्टी को ये बात को ध्यान में रखना होगा, गोपालपुर हो का विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे सदर विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे आपका जो है मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र हो, ये बहुत ही सेंसिटिव हो चुके हैं। वहाँ की जनता बहुत ही नाराज़ है। ज़मीनी हालात बता रहे हैं। यदि आपने ज़मीनी हालात पर ध्यान नहीं दिया तो नगीना जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है, पप्पू यादव जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती कि सारी शक्तियाँ लगी रही। पप्पू यादव लौता और निर्दल प्रत्याशी जीत गए, नगीना से रावण जीत गए। तमाम ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत के आए हैं वो अपनी बदौलत जीत के आए हैं। विधायक अभी चुनाव हुआ, तमाम निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए, जिसकी अपेक्षा भी नहीं थी, उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी। अब जनता जागरूक हो चुकी है। आजमगढ़ की जनता भी अब उसी जागरूकता के चार दीवारी पर, सीढ़ी पर अपना कदम रख चुकी है। समाजवादी पार्टी को अपने 10 के 10 विधायक बनाने हैं और बनाए रखने हैं, तो निश्चित रूप से इसे पारदर्शी पॉलिसी का एडॉप्शन करना होगा। यदि समाजवादी पार्टी अपने 10 के 10 विधायकों का रिकॉर्ड और 2 सांसदों का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहती है, तो अपनी जो है पारदर्शी और न्याय मित्र पॉलिसी को लाना पड़ेगा। जो विधायक और सांसद अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए न्याय मित्र जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, वो विधायक बनने के लायक नहीं है, वो सांसद बनने लायक नहीं है। उसे टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वरना एक निर्दल प्रत्याशी आएगा और चुनाव जीत कर चला जाएगा, फिर आप उसे अपनी पार्टी में मिलाना चाहेंगे। अच्छा होगा कि आप एक सही चुनाव करें, वरना जनता सीख चुकी है कि हमें अपने शुभचिंतक, सच्चे काम करने वाले निर्दल प्रत्याशियों को कैसे जिताया जाए, और वह इतिहास दोबारा इसी आजमगढ़ की धरती पर भी दोहराया जाए। उससे पहले सभी पार्टियां सतर्क हो जाए और
अपने नैतिक दायित्व का पालन करें। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आइए अब सुनते हैं आदरणीय अशोक जी को, पहले सुनते हैं, फिर अपने आदरणीय महबूब नेता, अपने आजमगढ़ के क्षेत्र के विकास की मांग करने वाले आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी की भी बात सुनते हैं। सरकार नारा देती है ज्ञान का, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, लेकिन उसका सारा ध्यान अगर इस बजट में सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाने में ही है। जन भावनाओं को कोई इसमें तवज्जो नहीं दी गई है, जन कल्याण को कोई तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश को भी अलग से कोई बजट नहीं दिया गया, जो उत्तर प्रदेश इस देश को प्रधानमंत्री देता है। अगर गरीबों की बात के लिए तो गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, युवाओं को कोई बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए कोई। दिल थाम के तैयार हो जाइए आजमगढ़ के लोगों, अपने महबूब नेता की आवाज़ सुनने के लिए। संभवतः यदि सांसद टीवी आप देख रहे हो तो देख भी चुके होंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं, बात यह है कि उन्होंने क्या कहा और न्यूज़ पावर उनकी वैचारिकता को लेकर क्या सोचता है, वो संदेश आप तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी था। यदि वास्तव में आजमगढ़ को एक समृद्धशाली डिस्ट्रिक्ट बनाना है, जिला बनाना है, तो निश्चित रूप से आजमगढ़ को एक नई दृष्टि से देखना होगा। आजमगढ़ से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सोचना होगा कि हमारा ज़िला सबसे समृद्धशाली ज़िला क्यों न हो, हमारा ज़िला सबसे ज़्यादा रोजगार संपन्न ज़िला क्यों न हो, हमारा ज़िला सबसे सारे समृद्ध व्यवसायियों का ज़िला क्यों न हो, हमारे पास व्यवसायिक संसाधन क्यों न हो। 17 और आज 10 साल की एनडीए की सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हैसियत हो गई है केवल 9। में बता दें, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दूं, एक भी अरबपति हो तो बता दूं, एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो, एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दो। आप जवाब में दे देना, आप डेटा दे देना, आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। सभापति महोदय, जब बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो, पूरा देश आज ओपीएस के लिए सरकारी कर्मचारी परेशान है, कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन, हम मांग करते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे। इसी तरह से सभापति महोदय, देश के अंदर बहुत से ऐसे संविदा कर्मचारी, एक से एक बढ़िया फार्मूला, अब कानूनन मंडल आयोग लागू हो गया तो कैसे पिछड़े दलितों को रोकें, तो संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आपने आउटसोर्सिंग कर दी। आउटसोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी आपकी सेवाओं से बाहर हो गए, उनके पास कोई कानूनी हक नहीं। तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। इसी तरह सभापति महोदय, हम मांग करते हैं, आप सोचिए उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके। सभापति महोदय, कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं, आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय यहां बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए सभापति महोदय, मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर से हम नंबर कम कर लेंगे, टाइम, मेरा टाइम बढ़ा दीजिए, कोई भी मेंबर हमारे लिए दे देंगे टाइम, हम लोग। इसलिए सभापति महोदय, इन सभी समस्याओं के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि इनका समाधान करिए, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्रा को पैकेज देखें फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया सभापति महोदय। इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बजट देश विरोधी बजट है। कुछ समस्याओं के लिए सभापति महोदय संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा सरकार को विचार करना चाहिए। सदैव नेताजी जब रक्षा मंत्री थे